Hello everyone, welcome to Free Study. So next video for September 2020 Current Affairs compilation. We have already covered पेज नंबर 66 तक हमने कवर कर लिया है. आज हम पेज नंबर 66 to 76 करेंगे. You can match with the PDF and I'm teaching with the short notes जो कि मैंने खुद ही प्रिपेयर करे हैं and these are full fledged complete notes हैं. Okay, so no need to take any worries or tension कि complete नहीं है, पूरा complete है and you can also मैच दैम. इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट से. तो एक रिपोर्ट आई है हेल्थ इन इंडिया कि इंडिया में जो हेल्थ है वो कैसी है. तो ये रिपोर्ट दी है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने एंड ये इनका 75th राउंड था जिसके अंदर इन्होंने देखा कि हर घर के अंदर हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन कितनी है रिलेटेड टू हेल्थ. तो कुछ फाइंडिंग्स देखते हैं कि की फाइंडिंग्स क्या रही एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हेल्थ आपका जो जीएस का पेपर है उसके अंदर भी आ सकता है. तो 59.2% जो पीपल हैं वो फुल्ली इम्यूनाइज्ड हैं. देखिए फुल्ली इम्यूनाइज्ड का मतलब क्या होता है, इम्यूनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है ये हम टर्म्स पढ़ेंगे ही. एंड फुल्ली इम्यूनाइज्ड का मतलब कि जितने भी टीके लगने थे वो 5 साल से जब कम बच्चा होता है तो बच्चों को इंजेक्शन्स लगते हैं. ठीक है, तो यही बोला गया है कि 60% जो बच्चे हैं वो फुल्ली इम्यूनाइज्ड हैं, लेकिन हर 5 में से 2 बच्चों ने पूरा अपना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट नहीं किया क्योंकि सिर्फ 59.2% ही इम्यूनाइज्ड है. इस इट मीन्स 41.8 तो ऐसे हैं ना जिन्होंने इम्यूनाइजेशन पूरा नहीं किया है एंड 97% ऐसे हैं जैसे जब बर्थ होता है तो उसी टाइम पे इंजेक्शन्स वगैरह लगते हैं बच्चों को, तो 97% उस टाइम पे रिसीव कर लेते हैं. तो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो बच्चा या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो तो वहाँ पे बच्चों को इंजेक्शन लग जाता है, इसलिए इसका नंबर जो है वो क्या है आपको ज़्यादा मिलेगा. 67% बच्चे ऐसे हैं जो मीज़ल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है. मीज़ल्स रुबेला हमने कई बार किया है. 58% बच्चों को पोलियो बूस्टर डोज मिला हुआ है. 54% को डीपीटी बूस्टर डोज मिला हुआ है. अब ये स्टेट्स आप ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आप मेंस का पेपर अगर लिख रहे हैं 2021 में ही होंगे दोनों भी, अगर आपने इस बार का प्रीलिम्स भी दिया है एंड अगर आप नेक्स्ट टाइम भी देंगे तो आप इसको मैप बनाकर शो कर सकते हैं. मैप में आप शो कर दीजिएगा मणिपुर, आंध्र प्रदेश एंड मिजोरम. ठीक है, 2 स्टेट्स आपकी ये नॉर्थ ईस्ट की हैं एंड आंध्र प्रदेश आपका साउथ की तरफ पड़ेगा. तो उस तरीके से आप शो कर सकते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा रिप्रेजेंटेटिव लगे. कम जो है वो कौन सी है, नागालैंड. नागालैंड में सिर्फ 12% बच्चे ही इम्यूनाइज्ड हैं. पुडुचेरी में 34% हैं. त्रिपुरा के अंदर 39.6. तो इन स्टेट्स के नाम लर्न कीजिए कोई भी ट्रिक बनाकर. ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं लर्न. जैसे देखिए हेल्थ की आप मैम से लर्न कर सकते हैं, MAM से. तो आपको थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा मणिपुर, मिजोरम एंड आंध्र प्रदेश. सबसे कम किसकी है, नागालैंड की है. ठीक है, एंड पुडुचेरी की है, त्रिपुरा की है. NPT TPN लर्न करके आप कुछ भी तरीके से लर्न कर सकते हैं क्योंकि अगर मैप में अगर मेंस में किसी भी हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो आप ये डाटा वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. अब देखिए इम्यूनाइजेशन का मतलब जब भी कोई पर्सन को इम्यून किया जाए या किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ के अगेंस्ट उसको बचाया जाए वैक्सीन के थ्रू. ठीक है, जैसे अभी कोविड-19 के जो वैक्सीन्स हैं वो आने की बात चल रही है, तो जिसको वो लग जाएंगे तो उसे कोविड-19 नहीं हो सकता. तो ये एक प्रक्रिया होती है. फुल इम्यूनाइजेशन के अंदर जो पहले साल के अंदर जब बच्चा होता है तो वो एक मतलब 8 वैक्सीन्स का कॉकटेल होता है. ठीक है, तो वो बच्चों को लगते रहते हैं हर 3-3 महीने बाद. सो दैट इज़ कॉल्ड फुल इम्यूनाइजेशन. एंड इवन मेरी भी जो बेटी है वो अभी 3 साल की होने वाली है. तो विद इन जब वो 1 साल की थी तो इंजेक्शन्स लगते थे, कभी कभी दोनों शोल्डर्स पे लगते थे. तो ये लगते हैं वैक्सीन्स. ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि ऐसी डिसीजेस से बच्चों की डेथ हो रही है जिनको वैक्सीन से बचाया जा सकता है. 5 लाख बच्चे हर साल ऐसे मर रहे हैं. ठीक है, मीजल्स, रुबेला, डायरिया, न्यूमोनिक, इन सब से डेथ्स होती है जबकि ये सब क्यूरेबल हैं, ये इनको बचाया जा सकता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि 1.5 मिलियन डेथ्स को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर सभी लोग वैक्सीनेशन कराते हैं तो.
ठीक है, कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, एंड हर टॉपिक को ध्यान से सुना कीजिए क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। ट्राई किया कीजिए अपने जहाँ पे भी आप वीडियो सुन रहे हैं वहीं पर बोलने की कि अच्छा इसका आंसर ये है, तो उससे आपको याद रहेगा, याद है या नहीं है। ये पेज थोड़ा सा ब्लर ले लिया गया है, सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। टॉपिक है आपका ट्रांस फैट्स। तो ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? ट्रांस फैट्स मीन्स जैसे आप कोई जंक फूड खाते हो, जैसे आजकल तो घी में भी मिला देते हैं, रिफाइंड ऑयल हो गया। ठीक है, अब WHO ने क्या कहा है? WHO ने ये कहा है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, ये कंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें बहुत अर्जेंटली एक्ट करने की ज़रूरत है। मींस यहाँ पर खतरनाक स्थिति है। 5 लाख डिसीज़ हार्ट की वजह से हो रही हैं। 15 कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे 2/3 जो डेथ हैं वो इसी की वजह से, ट्रांस फैट्स की वजह से हो रही हैं। मैन्युफैक्चरर्स इनको अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं क्योंकि उससे उनका जो प्रोडक्ट होता है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, एंड ये सस्ता भी पड़ता है इसलिए। 58 कंट्रीज़ के अंदर कानून भी बने हुए हैं जहाँ पे 3.2 बिलियन लोगों की लाइफ भी बच रही है क्योंकि वहाँ पे कानून है। लेकिन 100 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्हें अभी भी एक्शन की ज़रूरत है, खास करके जो लो इनकम या फिर जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट नहीं है लॉज। एंड 7 अपर मिडिल इनकम एंड 33 हाई इनकम कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो हमारे जो ट्रांस फैट्स होते हैं जो खाने के अंदर आपको जंक फूड वगैरह में मिलते हैं, तो ये काफ़ी हार्मफुल हैं, एंड इनके जो रिजल्ट्स हो सकते हैं, इफ़ेक्ट्स काफ़ी एडवर्स हो सकते हैं। इन्हें आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है एंड ये नेचुरली भी अकर करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ऑयल मिला दिया जाता है तो उस तरीके से आर्टिफिशियल बन जाते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ट डिसीजेज़ हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम कर सकते हैं, ये इतने खतरनाक होते हैं। मोटापा बढ़ता है एंड टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकती है। अब इसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं या क्या क्या एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं? तो FSSAI ने, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इन्हें रेगुलेट करने की कोशिश की थी 2016 में, एंड इनकी जो वैल्यू है वो कही थी कि 10% से इसको घटाकर 5% पे लेकर आइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी 2018 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था रिप्लेस कैंपेन। तो एम यही था कि ट्रांस फैट्स को क्या करना है? रिड्यूस करना है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि 2022 जो है वो डेडलाइन है कि ट्रांस फैट्स को 3% तक कम कीजिए एंड 2% तक लेकर आइए एडिबल फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर। एंड एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, दैट इज़ ट्रांस फैट फ्री लोगो लगाइए कि आपके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर 0.2 पर 100 ग्राम पर मिलीलीटर से ज़्यादा ट्रांस फैट्स नहीं है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज़ सीरियल इंटरवल एंड हाउ इट कैन बी मैनेज टू कंट्रोल कोविड-19। सीरियल इंटरवल का मतलब क्या होता है? इसका तो मतलब मैं आपको समझाऊंगी ही। बेसिकली ये टाइम गैप को समझाता है। एक तरीके से बोलते हैं ना, तूफान से पहले आने की शांति, तो ये आप इसको कंसीडर इस तरीके से याद रख सकते हैं। चाइना में 1 महीने से कोविड-19 का कोई केस नहीं आया, ऐसी न्यूज़ इसके अंदर छपी। एंड सीरियल इंटरवल मतलब मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है ए, इसको कोई इन्फेक्शन हो गया, एंड कितना समय लगेगा कि ये बी को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब बी भी जो होगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा ए से। तो दिस टाइम गैप इज कॉल्ड सीरियल इंटरवल। मतलब कि अभी आप बचे नहीं हो बल्कि ये थोड़ा टाइम ले रहा है इन्फेक्शन होने में। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि 2 दिन हो गए कोई केसेस नहीं आए, नहीं, हो सकता है 2 दिन बाद बहुत सारे केसेस आ जाएं। तो ये एक ड्यूरेशन होती है, एक टाइम गैप होता है कि पहले पर्सन के अंदर कब सिम्टम था एंड फिर बाकी जो उसकी वजह से जो बाकियों के अंदर फैल रहा है उनके अंदर सिम्टम आने में कितना टाइम लग रहा है। सो दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड सीरियल इंटरवल। नाउ ये जो टर्म है ये पहली बार यूज़ की थी, एंड किसने यूज़ की थी? यूके के ब्रिटिश थे एक रिसर्चर विलियम पिकल्स ने हेपेटाइटिस एपिडेमिक के लिए यूज़ की थी 1942-45 के अंदर। इसके कारण क्या है? कारण है एक तो इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब मान लीजिए आपको वायरस, किसी को भी मान लीजिए वायरस हो जाता है लेकिन सिम्टम आने में टाइम लग जाता है, सो दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। दूसरा होता है रिप्रोडक्शन रेट। मान लीजिए कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, अब ये और कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देगा, सो दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन रेट। तो इसकी वजह से सीरियल इंटरवल का कॉन्सेप्ट सामने आया। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है ताकि ये जाना जा सके कि इन्फेक्शन जो है वो कितना इफेक्टिवली फैल रहा है,
इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, कितने तेज़ी से जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए एंड फिर उनको अलग रखा जाए एंड फिर इस तरीके से कोविड-19 के केसेस कम हो सकें। नीड किस चीज़ की है, तो सभी टॉपिक्स में देखिए मेंस में चाहे कोई भी क्वेश्चन आए तो पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तो कोविड-19 से रिलेटेड अगर कुछ भी टॉपिक आता है तो आप ये 3 पॉइंट ज़रूर डाल दीजिएगा कि एक रोबस्ट सिस्टम होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का, क्वारंटीन का एंड आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स का। तो कोविड-19 से अगर कुछ भी आता है तो आप ये 3 वर्ड्स के थ्रू आई थिंक एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। देन चाइना के अंदर सीरियल इंटरवल का जो टाइम पीरियड है, आप देखिए वो 7.8 डेज से घटकर 2.6 डेज आ गया है। एंड वहाँ पे जो क्वारंटीनिंग कॉन्टैक्ट्स किए गए, मतलब लोगों को क्वारंटीन किया, इसकी वजह से कोविड-19 का जो ट्रांसमिशन है वो 60% तक रुका, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपस कांटेक्ट में आएंगे उतना ही ज़्यादा ये फैलेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कॉट क्यू वायरस। तो ये दूसरे तरीके का वायरस है जो कि चाइना के अंदर ही रिपोर्ट किया गया एंड ये मच्छरों एंड पिग्स में पाया गया है, चाइना एंड वियतनाम के अंदर। ये एंथ्रोपोड बोर्न वायरस है एंड इंडिया इससे वल्नरेबल है। देखिए क्वेश्चन भी अभी आएगा कि मेंस में कि क्यों वल्नरेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स, बहुत सारी करियर्स हैं जो कि इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड कुछ लोगों को ये वायरस हो भी चुका है, ये एक रिपोर्ट भी सामने आई है। इससे काफ़ी ज़्यादा इलनेस हो सकती है, मेनिंगिटिस हो सकती है एंड एनसीफेलिटीज़ भी हो सकता है। एनसीफेलिटीज़ ब्रेन की प्रॉब्लम होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सेकेंड नेशनल सीरो सर्वे। तो इसे रिलीज़ किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। उन्होंने कुछ ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए, कुछ एंटीबॉडीज़ चेक की एंड उसके बेसिस पे ये सर्वे सामने आया। एक आईजीजी अपीयर हुआ विद इन 2 वीक्स ऑफ इन्फेक्शंस। इसको आप गूगल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जस्ट अ मिनट। अब देखिए फाइंडिंग क्या क्या रही है। फाइंडिंग ये है कि 7% अडल्ट पॉपुलेशन जो होगी वो अगस्त तक को नोवल कोरोना वायरस से, आई थिंक दिस इज़ नॉट 7%, इसको एक बार आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा। सो 10 फोल्ड जंप जो है वो पाया जाएगा। इसको आई थिंक एक बार हमें चेक करना पड़ेगा बिकॉज 7% इज़ वेरी लेस। ये शायद हो सकता है 71 हो। आई विल चेक इट एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगी, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं अगर आपने PDF डाउनलोड किया हुआ हो। देन देखिए 82 से 130 इन्फेक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं एंड अभी और भी लोग एक्सपोज होंगे। ठीक है, तो US से हमारा थोड़ा जो ट्रेंड है वो मेज़र कर रहा है, ब्राज़ील में 2.8 एंड स्पेन में 4.6। नेक्स्ट करते हैं सरोद पोर्ट्स लॉन्च। तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, दैट इज़ सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। मान लीजिए कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या मीन्स तरीका है। तो इसे शिपिंग इंडस्ट्री ने लॉन्च किया क्योंकि मैरीटाइम सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं एंड इसे सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। मेन एम यही है कि डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन हो सके कम समय में एंड अफोर्डेबल वे में एंड एक्सपर्ट्स की मदद ली जा सके, उनको आर्बिट्रेटर्स बनाकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। इसके अंदर मेंबर्स होंगे इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के, इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स के एंड टर्मिनल्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, दैट इज़ JKI ग्राम्स। तो ये 3 एरियाज़ के लिए बनाया गया है, जम्मू के लिए, श्रीनगर के लिए एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए। एंड ये जो अभी जो पोर्टल है उसको रिप्लेस करेगा, गवर्नमेंट ने जिसे लॉन्च किया था 2018 में एंड ये पहली यूनियन टेरिटरी होगी जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम लिंक किया जाएगा। इसका थोड़ा मैकेनिज्म देख लीजिए, यहाँ पे जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स देखेंगे वो डिप्यूटी कमिश्नर देखेंगे, फिर जो सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस होते हैं उनको अवेलेबल करवाया जाएगा जिस जिस जगह पे ज़रूरत है एंड प्रॉब्लम्स हैं विद इन 5 डेज अ वीक। वाई, क्योंकि देखिए ज़रूरी इसीलिए ये क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जब से 370 हटा तो लोगों के अंदर डिस्कनेक्शन या एलियनेशन की फीलिंग नहीं आए, इसलिए। ठीक है, तो एक आपने अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था दैट इज़ CP ग्राम्स, दैट इज़ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिग्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर हम इसके तीनों वर्ड्स पर जाएं तो यहीं से समझ में आ जाता है कि लोगों की ग्रीवेंस को समझना है, उसे ठीक करना है एंड ये भी देखना है कि आगे भी प्रॉब्लम ना आए। तो ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी अभी आएंगे। तो इसे डेवलप किया है माइटी के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस ने एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज ने। तो ये देखिए तीन है। अब ये ऐसी चीज़ है जो आपको एक दो बार पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको अपने आप लर्न हो जाएगी। एंड इस तरीके के पॉइंट्स अगर आप मेंस में भी लिखेंगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। मेन एम यही है कि पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सुनना, समझना, उन्हें ठीक करना। इसे लॉन्च किसने किया है? देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बनाया किसने है? बनाया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज ने एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज ने। एंड अब इसको लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज मिनिस्ट्री ने। ठीक है, तो लॉन्च मिनिस्ट्री करती है एंड बनाया किसने है? माइटी के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए किसी भी लोकेशन से कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ऑनलाइन मीन्स दाखिल हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद सिटीज़न को मीन्स उसको ट्रैक किया जा सकता है, फिर कोई सीनियर ऑफिस को वहाँ पे डेजिग्नेट किया जाएगा कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। देन है आई रेड ऐप, दैट इज इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस प्रोजेक्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है अगर कहीं पे रोड एक्सीडेंट होंगे तो उसका एक डाटाबेस बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि रोड सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। एंड इसे आईआईटी मद्रास ने बनाया है। इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ही करेगा। एंड ये जो मोबाइल ऐप होगी, ये पुलिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें भी हेल्प करेंगी कि अगर मान लीजिए कहीं पे कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है तो उससे रिलेटेड डिटेल्स, फोटोज़, वीडियोज़, यूनिक आईडी भी क्रिएट की जाएगी। एक इंजीनियर बुलाया जाएगा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या लोकल बॉडी से, उन्हें भी अलर्ट मिलेगा। फिर वो साइट पर आएंगे एंड देखेंगे कि क्या क्या डिटेल्स की ज़रूरत है एंड क्या क्या मीन्स जहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुआ है क्या वहाँ के रोड डिज़ाइन को बदलने की ज़रूरत है एंड ऑल। फिर डाटा कलेक्ट होगा, एनालाइज करेगी आईआईटी मद्रास। ओके, एंड इस तरीके से जो रोड के यूज़र्स हैं वो भी डाटा को अपलोड कर सकेंगे ऐप पर। ठीक है, देन देखिए मिशन कर्म योगी। तो कर्म योगी ये हमसे रिलेटेड है, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। तो सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए एक नेशनल प्रोग्राम है ये मिशन कर्म योगी। तो ये एक नया नेशनल आर्किटेक्चर है सिविल सर्विसेज कैपेसिटी को बिल्ड करने का। एक रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है कि इंडिविजुअल लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, प्रोसेस लेवल पर, इन सब हमारी जो मतलब सिविल सर्वेंट जो हैं, अभी हम तो नहीं है सिविल सर्वेंट, जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो सके ताकि वो अच्छे से पब्लिक सर्विस डिलीवरी दे सकें। इसका फ्रेमवर्क ध्यान रखिएगा। इसके अंदर एक तो आपकी होगी, अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर लेड एक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल होगी जो कि प्लान्स को बनाएंगे, मॉनिटर करेंगे। एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगी जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, सुपरवाइजरी का रोल करेंगे। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, सो ये ऑनलाइन के लिए काम करेंगे। एक कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी जिसे हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। देन देखिए कोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स। कोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं इस मिशन कर्मयोगी के, कि एक तो रूल्स बेस्ड से हमें शिफ्ट करना है रोल्स बेस्ड पर, कि आपका क्या रोल है उसे समझिए, रूल नहीं करना है। ऑन साइट लर्निंग प्रोवाइड कीजिए ऑफलाइन के साथ, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए एंड उसे शेयर भी कीजिए। एक फ्रेमवर्क बनाना होगा रोल का, एक्टिविटीज़ का एंड कॉम्पिटेंसीज़ का। ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे कोई भी पर्सन अपनी फिजिकल, मेंटल, सोशल कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड कर सकता है। इसके थ्रू सभी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट एंड उनके ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिससे एक कॉमन इकोसिस्टम बनेगा लर्न करने का भी। तो एक तरीके से कि किस तरीके से फिर वो बेहतर तरीके से आगे काम कर सकते हैं, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट जो होता है वो किसी स्टेज पर जाके फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है, तो इसलिए कॉम्पिटेंसी उनकी बिल्ड करनी ज़रूरी है। बेस्ट इन क्लास कंटेंट क्रिएटर मिल सके, ठीक है, डाटा एनालाइज हो सके। एक प्लेटफॉर्म इसके लिए बनाया गया है, आई गॉट करम योगी प्लेटफॉर्म, दैट इज इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है। ये 2 करोड़ ऑफिशियल्स को हेल्प करेगा। वर्ल्ड क्लास मार्केट प्लेस बनाई जाएगी कंटेंट के लिए भी।
देन देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो होगी वो हेल्प करेगी ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल को कि रिसोर्सेज किस तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं, कोऑर्डिनेट करेगी, सुपरवाइज करेंगे, नॉर्म सेट करेंगे। ओके, तो मैंने सभी मेन पॉइंट्स लिखे हैं, आपको ट्रस्ट में, यू डोंट नीड टू रीड PDF नाउ। देन स्पेशल पर्पस व्हीकल एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी, अगेन दिस इज फॉर ऑनलाइन। सेक्शन 8 के अंदर ये बनी है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, एंड सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसी के अंदर आएंगी। देन जो ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है, ये पेज थोड़ा सा नीचे से कट गया है, यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्रैक्टिशनर्स, थिंकर्स, लीडर्स, पब्लिक सर्वेंट्स, तो ये सब यहाँ पे अपनी कुछ इंफॉर्मेशन भी एंड उनकी काउंसिल में होंगे जो कि कुछ प्लान्स वगैरह बनाएंगे। देन देखिए गिलगिट बल्तिस्तान, तो गिलगिट बल्तिस्तान एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड अभी भी मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। तो पाकिस्तान ने क्या किया, जो गिलगिट बल्तिस्तान है उसको अपना 5वां प्रोविंस जो है वो शो कर दिया, एंड इंडिया ने उनको साफ कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगिट बल्तिस्तान इंडिया का पार्ट है और इंडिया का ही पार्ट रहेगा। इशू क्या है, 2009 से ही ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमस रीजन है, इसको पाकिस्तान कंट्रोल करता है, एंड पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने एक अमेंडमेंट की कि यहाँ पर जनरल इलेक्शंस कराइए, इस वजह से न्यूज़ में था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, मैंने छोटी सी डायग्राम भी बनाने की कोशिश की है जैसी PDF में बनी हुई थी। चाइना इसके नॉर्थ में है, ठीक है, जैसे इस तरीके से है, तो चाइना नॉर्थ में है, अफगानिस्तान वेस्ट में है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे, सो दिस इज़ योर नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे आपको तजिकिस्तान भी दिखेगा, एंड कश्मीर भी आपको साउथ ईस्ट के अंदर दिखेगा, यहाँ पे आपका कश्मीर होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। इसकी बाउंड्री POK से भी लगती है, रीजनल असेंबली है यहाँ पर, और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर भी है। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से पास करते हैं, 7000 मीटर से ज़्यादा यहाँ पे 50 पीक्स हैं। ओके, थर्ड के जो वर्ल्ड के 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब पाकिस्तान ने इस एरिया को कैसे टुक ओवर किया था, तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को एंड जम्मू एंड कश्मीर को डोगरा रूलर जो गुलाब सिंह थे उनको बेच दिया था 1846 में, एंड कंट्रोल फिर ले लिया था लीज के थ्रू। और ये जो लीज थी फिर इसे रिन्यू किया ब्रिटिशर्स ने 1935 में। 1947 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, महाराजा हरि सिंह के जो गवर्नर थे उनको जेल पहुंचा दिया, एंड इसको किसको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। तो अब प्रॉब्लम्स क्या है, इम्पेडिमेंट्स आगे क्या हो सकते हैं, तो गिलगिट बल्तिस्तान, पहले ये आप देख सकते हैं, ये आपका G से गिलगिट है, दिस इज़ योर बल्तिस्तान, दिस इज़ जम्मू कश्मीर, दिस इज़ लद्दाख, दिस इज़ अक्साई चीन, एंड ये वाला जो एरिया आप देखेंगे ये आपका सक्सगम वैली। तो गिलगिट बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर का पार्ट है, एंड इस तरीके की हरकतें करना पाकिस्तान के थ्रू, तो ये पाकिस्तान के कश्मीर के केस को नुकसान पहुंचा सकती है। 2 UN रिजोल्यूशंस ध्यान रखिएगा, अगर आप इस बार मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। 13 अगस्त 1948 एंड 5 जनवरी 1949 को 2 रिजोल्यूशंस पास हो चुके हैं, किससे रिलेटेड, इसी एरिया से रिलेटेड किए, एंड कराची एग्रीमेंट को वायलेट करके पाकिस्तान ने इसको अपना 5वां प्रोविंस जो है वो घोषित किया। 1963 में जो चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था उसे वायलेट किया है। 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी जी के साथ वो उसे भी वायलेट किया है। चलिए आज का लास्ट टॉपिक करेंगे, पाकिस्तान टोल्ड टू अलाउ क्वींस काउंसिल। तो पाकिस्तान को कहा गया कि वो क्वींस काउंसिल को मीन्स अलाउ करें। अब क्वींस काउंसिल होता क्या है, तो ये कुलभूषण जाधव केस की वजह से है, 2016 से जब से उन्हें पकड़ा गया एज अ स्पाई, क्योंकि उन के ऊपर शक किया पाकिस्तान वालों ने कि हमारे देश में जासूसी कर रहे हैं, तो उन्हें पकड़ लिया और फिर उन्हें एक तरीके से मौत की सज़ा भी दे दी थी, लेकिन फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर केस चला गया। तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ ग्राउंड्स के बेसिस पर कहा है कि आप एक इंडियन लॉयर को अपॉइंट कीजिए या क्वींस काउंसिल को अपॉइंट कीजिए, ताकि उन्हें जो है उनके जो डेथ सेंटेंस का जो रिव्यू हो रहा है उसमें उन्हें फेयर ट्रायल मिल सके। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वजह से ये हो पाया है, वरना वो तो अभी तक उन्हें क्या कर देते पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। तो क्वींस काउंसिल क्या होता है, कोई भी एक बैरिस्टर या कोई एडवोकेट या कोई अपॉइंटेड काउंसिल जो कि यूके क्राउन में अपॉइंटेड हो, उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। एंड ये जो क्वींस काउंसिल होते हैं ये सभी कोर्ट्स के अंदर रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, एंड इन्हें अपॉइंट करते हैं लीगल प्रोफेशन से ही ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट, ठीक है, मैरिट के बेसिस पे इन्हें सिलेक्ट किया जाता है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
अब जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे अपने आप, जहाँ पे आप बैठे हैं सुन रहे हैं वहीं पे आप इनको आंसर करने की कोशिश कीजिए कि आपको याद है या नहीं है। तो NSSO क्या है? नेशनल स्टैटिकल सर्वे ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। फुल इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब था? ठीक है। हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट के अंदर क्या क्या फाइंडिंग्स पाई गई? वैक्सीन क्या होता है? मेंस में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ फुल इम्यूनाइजेशन? हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को डिस्कस कीजिए। तो आपको ये वीडियोस देखने का फ़ायदा है क्योंकि इससे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, एंड मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि PDF को आपको काफ़ी कम समय के अंदर समझा दिया जाए। एंड उसके बाद हार्डली अगर आप देखिए मेरे नोट्स को रिवाइज करेंगे विद इन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स रिवाइज हो जाते हैं। उसके बाद संडे को आप डायरेक्टली रिवाइज कर सकते हैं 70 पेजेस विद इन 1 आवर एंड 130 आवर आपके हो जाएंगे। सो वेरी मच बेनिफिशियल। देन देखिए ट्रांसफैट्स क्या होते हैं, ये नुकसानदायक क्यों है, कैसे इन्हें बनाया जाता है? तो हमने कहा था ना कि आर्टिफिशियली नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं। परमिसिबल लिमिट कितनी है? तो यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ इसका आंसर मिल जाएगा। रिप्लेस कंपेन WHO से रिलेटेड है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बताइए। ट्रांसफैट्स क्या होते हैं, नुकसान क्यों करते हैं? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते भी हैं एंड गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम करते हैं, हार्ट डिसीजेस करते हैं। ठीक है, तो वही सब पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। देन देखिए सीरियल इंटरवल क्या होता है, बताया था मैंने आपको। अगर मान लीजिए पर्सन ए इन्फेक्टेड है, बी को इन्फेक्ट करने में कितना समय लग रहा है, उसको सिम्टम आने में कितना समय लग रहा है, दैट इज सीरियल इंटरवल। आपका RO क्या होता है, तो इसको आप देखिएगा कि RO क्या है, RNA क्या है, RT-PCR क्या है, तो ये हमने अभी नहीं पढ़ा है। RNA वायरस क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, तो ये थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। मेंस में पूछा जा सकता है सीरियल इंटरवल क्या है, इसे कोविड-19 को कंट्रोल करने में कैसे यूज़ किया जा सकता है। कैट क्यू वायरस मॉस्किटो एंड पिग्स में जो पाया गया, इसके होस्ट वही हैं। कहाँ रिपोर्ट किया गया है? चाइना एंड वियतनाम के अंदर। एर्बो वायरसेस क्या होते हैं, जो आपके एयरबोर्न वायरसेस होते हैं। कैट क्यू वायरस क्या है, कैसे फैलता है, इंडिया कैसे वल्नरेबल है इससे? ठीक है, तो इसको आप रीड कीजिएगा। देन देखिए RT-PCR क्या होते हैं, तो ये टेस्ट होते हैं। एलिसा बेस्ड टेस्ट क्या होते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या है, SARS-CoV-2 जो आपकी इश्यूज आए हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उन्हें डिस्कस कीजिए। ठीक है। देन देखिए CP ग्राम्स क्या होते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज जो प्रोग्राम है आपकी ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, किसने बनाया है, की फीचर्स क्या है, पहली यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, उसके फीचर्स डिस्कस कीजिए। देन देखिए कौन सी ऐप जो है वो डेवलप की गई एंड बनाई, तो ये IRAD ऐप है। तो ये IIT मद्रास ने जो है वो लॉन्च की है। इन एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर क्या है, कैसे काम करती है, IRAD ऐप के फीचर्स को डिस्कस कीजिए। देन देखिए दिस इज़ योर नो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। पब्लिक, हमने जो कर्मयोगी पढ़ा था, मिशन कर्मयोगी, तो पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल का क्या क्या काम है? तो उनका काम है प्लान्स को बनाना एंड ऑल। कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन, सब स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा। मिशन कर्मयोगी का इंपॉर्टेंस क्या है? देन देखिए गिलगिट बल्तिस्तान का आपको बताना है, लोकेशन बतानी है, गिलगिट बल्तिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान के कंट्रोल में कैसे आया, जो मैंने आपको पूरा समझाया। ये 2 एग्रीमेंट आप पढ़ सकते हैं। शिमला एग्रीमेंट, पाक चाइना बाउंड्री एग्रीमेंट क्या है, कराची एग्रीमेंट क्या है। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो डन है। एंड पहले यही देखिए 10 पेजेस करने में हमें 50 मिनट्स लगते थे, अभी यही 10 पेजेस करने में हमें आई थिंक विद क्वेश्चंस, पहले जो वीडियो बनी थी वो 44 मिनट्स में बनी थी। देखिए मैं हर चीज़ का देखती रहती हूँ। पहली जो वीडियो थी वो 44 में बनी, फिर 36 में बनी, फिर 30 में बनी, तो 30 मिनट्स मैक्सिमम है। एंड मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हमें समय नहीं लगेगा। इसके बाद 10 मिनट्स में अगर आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं, उसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने आप से भी नोट्स बना सकते हैं, वो और भी अच्छी बात है। बट इफ़ यू वांट टू टेक माय नोट्स यू कैन ऑल्सो ईमेल मी, देन आई विल शेयर द लिंक विद यू, एंड जहाँ से आप इनको काफ़ी कम कॉस्ट पे ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। एंड कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो ज़रूर बताइए। कुछ शेयर करना चाहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।